हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, और जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, और इसका चैप्टर नंबर 16 चल रहा है, यानी कि राष्ट्रपति। और इसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं गाइस। ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, यानी कि इसमें क्वेश्चंस बहुत थे, इसलिए पार्ट्स थोड़े से ज्यादा हो गए। चलिए गाइस, हम सिलेबस देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो बुक है उसका सिलेबस है। देखते हैं क्या हमने कर लिया है, अभी कितना हमें करना है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 1 से हम कर रहे हैं, दोनों साइड आप देखते हुए चलिए। और अभी जो हम कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 16, यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। देन उसके बाद हमारे पास अभी बहुत सारे चैप्टर हैं, देखते हैं कब खत्म होगी ये बुक। चलिए गाइस, अब हम क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसमें हम नोट्स कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो आज पहली बार देख रहे हैं। तो गाइस, हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 कौन से 5 तक कर चुके हैं आई थिंक। ठीक है, अब चलिए हम करते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 56 से करेंगे, और फिर फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। देखिएगा इसमें लिखा है जो क्वेश्चन नंबर 56 है उसमें लिखा है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कथन एंड कारण में लिखा है राष्ट्रपति का पद जो है संविधान के ऊपर होता है। ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आसान हो जाएगा कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं हो सकता, यानी कि आपका बी हो गया, मतलब कारण हो गया गलत, तो कारण हो गया गलत, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, दूसरा आप देखिए, ये गलत हो गया। अब इसमें लिखा है कि अब देखते हैं पहला वाला सही है या नहीं, यानी कि कथन। इसमें लिखा है कि जो संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार क्या भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा गया है। आर्टिकल 53 में लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होगी। तो विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी होता है, जिसमें से कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, मतलब हर कार्य क्या है राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो क्या है, शक्ति किसके पास, राष्ट्रपति। परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास होती है पूरी की पूरी मंत्री परिषद, जिसका नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो इस राष्ट्रपति उन्हीं की सलाह पे कार्य करेगा, ये लिखा है आपका आर्टिकल नंबर 53 में, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसमें लिखा है आर्टिकल नंबर 361(1) के तहत क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को उसके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से है उन्मुक्ति प्राप्त है। ठीक है, चलिए इसका कोई काम नहीं। यहाँ लिखा है आर्टिकल 361(2) के अनुसार क्या है, अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या फिर किसी राज्य का राज्यपाल हो तो उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में जो है, देखिए इसने कहा कि जो आपराधिक मुकदमा है वो नहीं चलाया जा सकता है। मतलब जब राष्ट्रपति 5 साल के लिए होगा तो उसके ऊपर जो है कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन परंतु आर्टिकल नंबर 361(4) के तहत क्या कहा है कि प्रावधान के तहत उसके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध जो है अनुतोष का दावा करने वाले कौन सा, देखिएगा इस दीवानी यानी कि सिविल मुकदमा तत् संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें और उनके कार्यकाल में देने के 2 महीने पश्चात, मतलब देखिए सिंपल तरीके से समझते हैं कि जब राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में होता है 5 साल के टाइम पे चलता है, तो पहला इसमें लिखा है कि आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन यहाँ पे जो दीवानी मुकदमा है ना, यानी कि सिविल केसेस चलाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, उनको 2 महीने पहले इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, किनको, राष्ट्रपति को, राइट। तो दूसरा वाला तो वैसे गलत ही है, ठीक है, कि राष्ट्रपति संविधान से ऊपर, तो वो तो नहीं हो सकता। तो गाइस वो तो गलत है। देखिए अब यहाँ पे हम समझते हैं इसमें क्या लिखा है। तो ये वाला तो गलत हो गया, संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन इसने ये कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल, आपराधिक नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सिविल चलाया जा सकता है, यानी कि दीवानी मुकदमे चलाए जा सकते हैं, दीवानी। तो लेकिन उसके लिए बस यही है कंडीशन कि 2 महीने पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी, मतलब 2 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। मतलब ये वाला भी गलत है, दोनों ही गलत है, तो इसका कोई आंसर ही नहीं बनता। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामला कोई भी मामला जो है मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए जो है वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। यानी कि लाइक हमें पता है गाइस कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह पे कार्य करता है। सपोज मंत्री परिषद ने कुछ कहा है, उन्होंने कहा भैया इसे चेंज करो, पुनर्विचार करो उस पर, तो ये हमारा जो किस संविधान संशोधन के साथ आया था। तो गाइस देखिए यहाँ लिखा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हो गया, 1978 में होता है। दो बिल्कुल याद रखिएगा, 42वां और 44वां, तो ये है 44वां। तो इसमें 74(1) में एक परंतु जोड़ा, मतलब एक
आर्टिकल जोड़ा गया है उस टाइम 74(1) और इसके तहत क्या मतलब इसमें एक पार्ट जोड़ा गया है, इसमें लिखा है जिसके तहत राष्ट्रपति को किसी भी मामला, कोई भी मामला जो है मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। यानी कि राष्ट्रपति को लगता है कि मंत्री परिषद ने कुछ ऐसा कहा है जो ठीक नहीं है या उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो वो वापस से उसको भेज सकता है, क्या बोलते हैं वो जो भी मामला है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मंत्री परिषद वापस से वैसे ही भेज दे तो राष्ट्रपति को मानना पड़ जाएगा। राष्ट्रपति कहीं जाके पुनर्विचार तक के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर फिर से वैसा ही सब कुछ वापस से मिल जाए तो उसको तो हाँ कहनी पड़ेगी। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो कैसे इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। चलिए आइए देखते हैं क्या मतलब इसका। तो इसमें आर्टिकल नंबर 85(2) के 2 ख के अनुसार। गाइस अगर आपको ये नहीं याद होते ना, जो मैं कहूँ वो इंपॉर्टेंट है वो याद करिए, जो मैं ना कहूँ इतना बड़ा इतना आसान भी नहीं है याद करना और इतना पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें लिखा है 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति का यह शक्ति जो है आर्टिकल नंबर 34(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा या सलाह पर ही कर सकता है। यानी कि हमें पता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह पे ही काम करता है। अगर मंत्रिमंडल ऐसा करने को कहता है तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्री परिषद में सभी क्या कैबिनेट, राज्य, उप मंत्री, ये तीनों ही क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब हम जब मंत्रिमंडल पढ़ेंगे या कैबिनेट पढ़ेंगे ना गाइस, तब हम समझेंगे क्या होता है। एक होता है आपका मंत्रिमंडल और एक होता है मंत्रिपरिषद। तो गाइस मंत्री देखिए नॉर्मली हम बात करें तो ये हो गया बड़ा हिसाब, तो ये हो गया मंत्रिपरिषद में क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, यानी कि ये, ठीक है। अब इसी में से जो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री वाला हिसाब होता है उसको हम बोल दे रहे हैं मंत्रिमंडल। बस समझ गए आप। तो ये बड़ा वाला पार्ट हो गया जिसमें सारे के सारे मंत्री होते हैं, वो हो गया आपका मंत्रिपरिषद, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट निकाल दे तो ये हो गया आपका मंत्रिमंडल, ठीक है। तो इसमें होते हैं हालांकि मंत्रिपरिषद, तो इसने कहा कि मंत्रिपरिषद अगर सलाह देती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद में तो सिर्फ कैबिनेट मंत्री नहीं, मंत्रिपरिषद में गए सारे आ जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे क्या है, सलाह दे रहे हैं कि भैया अगर संसद लोकसभा को भंग करना है तब कर सकता है राष्ट्रपति। लिखा है हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा क्या है, लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि सपोज कि लोकसभा में सरकार गिर जाती है किसी तरह से, ठीक है, ये अपना बहुमत ये क्या अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो पारित भी हो जाता है। सपोज ये सब आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है कि लोगों को विश्वास नहीं रहा सरकार में, तो सरकार यहाँ गिर गई। अब मंत्रिपरिषद की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मतलब अब जो है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही होगी, मतलब अब कोई बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, मतलब अपने विवेक से काम ले सकता है, ठीक है। तो बस आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। डी लिखा है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या मंत्रिपरिषद बैठ के जो भी है करे बात। फिर में लिखा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो गाइस किसके? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है संविधान के आर्टिकल 108 के तहत, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो के तहत क्या है, किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में क्या है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आहूत कर सकता है। और समझेंगे अभी। तो इसमें लिखा है 118(4) के तहत क्या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। मतलब इसमें बात कही, सपोज कोई विधेयक है, यानी कि कोई बिल आता है गाइस, वो लोकसभा में आया, ठीक है, फिर वो राज्यसभा, सपोज कि यहाँ पे हो गया पास, ठीक है, फिर ये आ जाता है राज्यसभा में, यहाँ पास नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब यहाँ नहीं बन रही है दोनों की, नहीं पास नहीं हो रहा है सपोज, या राज्यसभा में आया पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गतिरोध है, मतलब प्रॉब्लम है, तब ये क्या करेगा, अब राष्ट्रपति की कहानी शुरू होती है। आर्टिकल नंबर 108 के तहत वो क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। तो ये क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा, मतलब कुछ लोग उसमें लोकसभा से होंगे, कुछ लोग उसमें राज्यसभा से होंगे, दोनों मिल जाएंगे। तो एक छोटा सा समझ लो संसद की, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर संयुक्त बैठक बनाएगा। फिर वो लोग विचार करेंगे उस विधेयक पे, अगर वो लोग जो है आपका पारित कर देते हैं बहुमत से उस विधेयक को, और तब वो बिल बन सकता है, ठीक है, मतलब सॉरी एक्ट बन सकता है, यानी अधिनियम बन सकता है। एक चीज आई होप आप लोग को समझ में आए, ये छोटा सा समझ लो लोकसभा राज्यसभा का मिला हुआ संसद है, छोटी सी संसद है, ठीक है। कुछ लोग इधर से आ जाते हैं, कुछ लोग उधर से आ जाते हैं, मेंबर्स इधर से उधर से आ जाते हैं, और क्या होते हैं,
वो उस पर विचार करते हैं, मतलब बिल पे, राइट। और फिर अगर वहां से पास हो जाता है फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, वो भी पास कर देता है, वो एक्ट बन जाता है, यानी कि अधिनियम बन जाता है। चलिए, अब इसने कहा कि जो ये संयुक्त बैठक है ना गाइस, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वो कौन करते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, अभी हमने पढ़ लिया। लिखा है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है, तो कौन बुला सकता है गाइस, राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है, यानी कि किसके संविधान से लिया है गाइस, हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला लिखा है कि आपका संसद का क्या है, एक संघटक भाग है। देखिए, अगर हम बात करें संसद, तो संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलती है, से बनकर मिलती है, ठीक है, तो यानी है भाग। दूसरा इसने कहा कि वह दोनों सदनों में जो है दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है, तो गाइस ये हो गया गलत, ठीक है, वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकता। यानी कि इसने कहा कि क्या वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो चर्चाएं हो रही है उसमें भाग ले सकता है, नहीं। लिखा है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है, बिल्कुल, संयुक्त बैठक बुलाने का काम ही राष्ट्रपति का होता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, बिल्कुल, वो क्या है, अगर कुछ लगता है राष्ट्रपति को यार बहुत जरूरी है अध्यादेश लाना चाहिए, तो अध्यादेश आ जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा ईडी और सीबीआई की जो 2 साल से 5 साल कार्यकाल कर दिया गया है, वो भी अध्यादेश के थ्रू आया है फिलहाल, ठीक है। बाद में क्या होता है अभी आगे देखेंगे, फिलहाल अध्यादेश के ही थ्रू आया, राष्ट्रपति लाए हैं। लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक क्या होता है, संगठक होता है, यानी कि एक भाग होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनाते हैं। आर्टिकल नंबर 86(1) के तहत क्या है, वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बैठकों को संबोधित करता है, ओके। अब लिखा है वह क्या है, संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत क्या है, विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वे दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकता। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं था इसमें तो। फिर लिखा है राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से जो है कानून नहीं बन सकता, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है, ठीक है। इसका आंसर है ए, यानी कि देखिए ए और बी, सॉरी ए एंड आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, मतलब व्याख्या करता है। तो वैसे इसमें क्या है, देखिए आर्टिकल नंबर 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी कि लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। और आर्टिकल नंबर 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनते हैं, मतलब पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, या राज्यसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। तो सही है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद जो है अधिनियम बनता है, तो कैसे इसका आंसर है बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे उस पर, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति भी हाँ बोल दे। चलिए, तो अभी हमने पढ़ लिया, इसमें दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इसमें मतलब भारत के हाँ आर्टिकल याद करिए 111। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, मतलब क्या है, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, यानी कि वो विधेयक को रोक सकता है, ठीक है। ये जो भी है 5 टाइप के वीटो होते हैं, हमें पता है। इसमें लिखा है किस में जो है राष्ट्रपति ने अपने वीटो की शक्ति का इस्तेमाल किया, तो गाइस है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। अब ये क्या कह रहा है, एकमात्र मामला, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया गाइस, आपको पता होना चाहिए। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पे इसने राष्ट्रपति ने जब जैसे लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास गया, तो उन्होंने अपनी वीटो की शक्ति का यूज किया है। आप समझते हैं क्या है। लिखा है पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कब 1954, राष्ट्रपति जो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद ने आत्यंतिक मतलब एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, तो मतलब कि जो स्पष्टता सहमति रोक लेना, मतलब कि ना वो हाँ में बात करेंगे ना वो ना में बात करेंगे, वहीं पे रोक देंगे, इसका प्रयोग किया उन्होंने। जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो का मतलब संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देना, मतलब इन्होंने क्या है रख दिया है उसे, ठीक है, एक जगह रख दिया है, अब उस पर कुछ नहीं हो रही कार्रवाई, तो उसको बोलते हैं हम पॉकेट वीटो, ठीक है, का प्रयोग किया ज्ञानी जैल सिंह ने। तो अत्यांतिक वीटो बोला इसने। देखिए अत्यांतिक का भी कहीं मतलब लिखा था गाइस, चलिए, अत्यांतिक वीटो मंत्री परिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो
ही जो है स्वेच्छा से किया गया माना जाता है। देखिए गाइस, दो वीटो की यहाँ पे बात करिए, एक हो गया एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतिक। हाँ चलिए, एब्सोल्यूट वीटो में थोड़ा सा हेल्प किसकी, मतलब किसकी इच्छा से काम करना होता है राष्ट्रपति को, मंत्रिपरिषद। लेकिन अगर हम पॉकेट वीटो की बात करते हैं तो गैस ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति इसमें अपने हिसाब से काम कर सकता है। तभी यहाँ पे पॉकेट वीटो की और एकमात्र वीटो की बात करेंगे तो वो एक यही है, इन्हीं दोनों पे वीटो आया है फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिससे संवैधानिक शब्दावली में जेबी मतलब गाइस वही पॉकेट वीटो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस किसने किया था, अभी हमने पढ़ा, कौन थे, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, किस पे किया था, भारतीय डाकघर 1986 की बात है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। और राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास जो असीमित समय सीमा के लिए जो है लंबित रखता था। मतलब संविधान में ये तो प्रावधान कहीं लिखा ही नहीं है कि भैया अगर आप वीटो की शक्ति का यूज करते हैं तो वो कितने समय तक के लिए होगी। अगर राष्ट्रपति चाहे तो भैया उसको 5 साल के लिए भी रोक सकता है, अगली बार दोबारा राष्ट्रपति बन जाए और तब भी रोकना तो रोक लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान में टाइम पीरियड नहीं लिखा है। अब लिखा है वही सहमति देने या सहमति रोकने और ना घोषणा करना और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसे संवैधानिक शब्दावली में क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो गाइस 111 वही सारी है, तो इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसमें एक नई चीज क्या है, देखिए इसमें लिखा है अपनी स्वीकृति रोक लेगा। ठीक है, अथवा जो हमारे इसने कहा कि जो धन विधेयक है कि अतिरिक्त बाकी जो विधेयक होते हैं ना, धन विधेयक को जो राष्ट्रपति है वापस से पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, बाकी विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो इसमें लिखा है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है। तो गाइस राष्ट्रपति को है, मतलब लोकसभा में पास है, राज्यसभा में पास है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो रोक सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। तो गाइस पहला इसमें लिखा है मंत्रिपरिषद, तो इसमें लिखा है मंत्रिपरिषद की। तो गाइस स्वविवेकी शक्ति यानी कि राष्ट्रपति को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने मन से कर सकता है। तो इसमें एक हो गया आपका लाइक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो गाइस मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के लिए उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बताते रहते हैं कि भैया हमारा मन है ये मंत्री होने चाहिए, तब राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, दूसरे विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना। तो गाइस इसमें भी ये मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है राष्ट्रपति। और विधेयक को रोक कर रखना, ये काम राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कर सकता है, मतलब इस पे उनका किसी का मतलब ये दबाव नहीं होगा। फिर इसमें लिखा है क्षमा प्रदान करना। तो गाइस क्षमा भी प्रदान करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, लेकिन यहाँ पे भी मंत्रिपरिषद की एंट्री हो जाती है, क्योंकि उसको उसकी सलाह पे काम करना है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करना है, किसको, राष्ट्रपति को। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, इसमें भी जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की हेल्प लेते हैं। फिर लिखा है संसद को संदेश भेजना का, ये एक अंतर है आपका, संसद को संदेश भेजने का काम राष्ट्रपति का खुद का होता है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है सी, यानी कि 3, 6, 7। तो 3 देखिए 3 हमने बोला था और 6 बोला था एंड 7 बोला था, तो ये 3 इसके आंसर। आइए इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जो विधेयक जाता है, धन विधेयक को छोड़ दीजिए, तो क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित जो है वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियों में शामिल है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, अतः विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का भी प्रयोग कर सकता है। मतलब अगर सपोज देखिए राष्ट्रपति के पास बहुत शक्ति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक नाम मात्र, मतलब इसे बोलते हैं ना कि शक्ति आपके पास है लेकिन आप उसको उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, देने को तो बहुत कुछ दिया है लेकिन यूज़ वो इतना नहीं कर सकते। लिखा है निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो लिखा है विधेयक पर स्वीकृति देना, यानी कि जब पास होके विधेयक जो है आपका राष्ट्रपति के पास जाता है तो यहाँ वो वीटो का यूज कर सकते हैं, तो ये वीटो के यूज में आ जाएगा। वो अपने वीटो जो है राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से करते हैं, मतलब उसे हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। लिखा है राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर स्वीकृति देना
स्वीकृत प्रदान करना मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के आर्टिकल 111 में वर्णित है, जब कोई साधारण विधेयक संसद के सदन द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या उसको रोक लेता है, ठीक है। अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को जो है सदन में दोबारा भेज देता है, कहेगा कि भैया आप इस पर पुनर्विचार करिए, देन वापस भेजिएगा। यदि विधेयक संसद द्वारा संशोधन सहित या बिना किसी चेंजेस के वापस से राष्ट्रपति के पास भेजता है, तब क्या होता है गाइस, राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। यानी कि अब राष्ट्रपति के पास है कि उन्हें हाँ बोलना पड़ेगा। एक बार तो ये कहानी चल सकती है, लेकिन दूसरी बार जब वापस से वही विधेयक आ जाता है, चाहे वो चेंज होके चाहे बिना चेंज होके, तब राष्ट्रपति को हाँ बोलना पड़ेगा। चलिए, यहाँ लिखा है संविधान के अनुसार इसमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं। तो इसमें लिखा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होती है, विधायी शक्ति होती है। समझते हैं कैसे। देखिए, संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद की जो है बैठक स्थगित करना, ये सारी शक्तियाँ सब जो है राष्ट्रपति के पास ही होती है। विधायी शक्ति कौन सी है, अध्यादेश जारी करना। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए गाइस, जब भी कोई ना शक्ति आपकी आर्टिकल के साथ आए तो वो समझ लीजिए कि वो आपकी विधायी शक्ति होगी, ठीक है। तो मतलब समझते हैं अभी। इसमें लिखा है सी है आपका राष्ट्रपति से नहीं है, मतलब इसमें विकल्प सी का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है। संसद की बैठक स्थगित करना, इसमें लिखा है गाइस राज्यसभा लोकसभा की बैठकों के स्थगन का जो अधिकार है क्रमशः सभापति, उपसभापति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सब की होती है। संसद का एक अंग या पार्ट होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब अपनी सहमति देता है या अनुमति निर्धारित करता है या विधेयकों को पुनर्विचारार्थ सदनों के पास लौटाता है, तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि गाइस, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से संसद के सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को, जैसे संसद के देखिए, तो गाइस इसमें इसने कहा कि जैसे दोनों सदन से विधेयक जो है पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है तो इनके पास 3 पावर होती है, या तो हाँ बोलेंगे, या ना कुछ नहीं बोलेंगे, ना बोलेंगे, या फिर कहेंगे भैया चेंज कर दो थोड़ा सा इसमें कुछ, यानी पुनर्विचार के लिए भेज देंगे, ठीक है। ये सारी आपके क्या होते हैं, विधायी कार्य होते हैं। तो ये चीज किस में आती है आपकी गाइस, ये है। अच्छा, मतलब चलिए, तो अब आगे बढ़ते गाइस। पहले एक डिकोडर से प्रोसेस हुई, फिर जो मैंने अपडेट करा, अब इसमें लिखा है परंतु व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो संसद के सदनों से संबंधित कतिपय कार्य को, जैसे अब संसद के जो कार्य, संसद में जो कार्य होते हैं उसकी बात करेंगे, तो जैसे संसद के सत्रों को आहूत करना, संसद के सदन का सत्रावसान करना, और लोकसभा को भंग करना, या राज्यसभा को के जो 12 सदस्य हैं उनको मनोनीत करना, ठीक है, मतलब सदस्यों के नाम निर्देशित करना या उनको मनोनीत नॉमिनेट करना विधायी प्रकृति का माना जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका विधायी प्रकृति का। अब इसमें लिखा है विधायी प्रकृति के अनेकानेक कार्य में, जैसे अध्यादेश द्वारा विधायन का कार्य सर्वाधिक महत्व का है, ठीक है। अध्यादेश ऑर्डिनेंस बोलते हैं इस इंग्लिश में। इसमें लिखा संविधान के आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन जो है सत्र में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। तो गाइस देखिए, इसमें लिखा है अध्यादेश कब जारी होता है, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जारी होता है, और इसमें वो तब जब संसद के दोनों सदन जो है सत्र में नहीं होते हैं और कोई ऐसा काम है वो बहुत ज़रूरी है, तो उस पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी कि अध्यादेश ला सकते हैं, और वो कानून की तरह ही माना जाएगा। लेकिन वो अध्यादेश उन विषयों पर आ सकता है जिस पे जो है संसद कानून बना सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर एक बार लिखा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवेक शक्तियां हैं। तो गाइस इसमें स्वाविवेक शक्तियों में एक बार हम आंसर देख लेते हैं, फटाफट खत्म होगा। तो 3, 4, 6 एंड 7। चलिए, तो इसमें लिखा है किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना, ये राष्ट्रपति की स्वाविवेक शक्ति है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करना, तो ये तो नहीं है। चलिए, और कौन सा था आपका 6, ओके 6, 7 और 8, मतलब किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये भी राष्ट्रपति कर सकता है बिना किसी से पूछे। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए जो है प्रधानमंत्री से कहना, यानी कि अगर उन्हें किसी भी विषय पर जानकारी चाहिए तो प्रधानमंत्री से बोल सकते हैं। और किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना,
मतलब उन्होंने कोई परामर्श राष्ट्रपति को दिया है, राष्ट्रपति कहते हैं इस पर पुनर्विचार करिए, तो वो भी अपने स्वविवेक से ये कर सकते हैं, मतलब किसी से पूछ के करने की इन्हें जरूरत नहीं है। बाकी कौन से नहीं कर सकते, इसमें लिखा है बहुमत दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करना। तो वैसे अपने आप तो नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, पार्टी जिसको बोलेगी उसको करेंगे। संसद का अधिवेशन बुलाना, तो इसमें मंत्रिपरिषद चाहिए आपको पूरी की पूरी। फिर इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति वो प्रधानमंत्री के कहने पे करते हैं। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, तो स्वीकृति वो तब, जैसे राज्यपाल विधेयक भेजते हैं तो स्वीकृति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही देते हैं वो, बाकी तो सब अपने। तो गाइस इसकी व्याख्या में कुछ नहीं है, इसकी व्याख्या आप एक बार देखेंगे खुद से, क्योंकि वही सारी बातें हैं, आर्टिकल से एक बार देख लीजिएगा, हालांकि सब कुछ पढ़ा हुआ है। इसमें लिखा है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इसे अपनी सहमति दी। मतलब इन्होंने कहा राज्यसभा और लोकसभा में जाके राष्ट्रपति पे आया, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, फिर सदनों ने क्या किया, वापस से इनको भेज दिया, अब इन्हें हाँ कहना है, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के तहत होता है, तो गाइस ये होता है आर्टिकल नंबर 1 to 3 के तहत होता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल नंबर 1 to 3 जो है अध्यादेश के लिए होता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 1 to 3 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की से संबंधित शक्ति का वर्णन करता है। बट मुझे डिग्री नहीं पता कितनी यूज कर सकते। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो 1, 2, 3, मतलब आर्टिकल 1 to 3, ठीक है। तो इसमें वही कुछ नहीं कि अगर संसद के दोनों सत्र या दोनों सदन या एक सदन जो है सत्र में ना हो, और वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो कि उस विषय पर लाना ही लाना है कानून, तो क्या करता है राष्ट्रपति के पास क्या होती है, एक शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने की, तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो सीधे जो है अध्यादेश जारी कर सकता है उस विषय पर, ठीक है। तो इसने कहा कि इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान ही होता है, जो संसद पूरा प्रोसेस के थ्रू करती है वो भी सेम ही होगा इनका जो अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति किसी भी समय क्या है, किसी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है, मतलब वैसे तो टाइम पीरियड होता है 6 महीने का, राष्ट्रपति जब चाहे उसे वापस ले सकता है, फिर संसद में जैसे कानून बनता है उस तरह के प्रोसेस से बनाया जा सकता है कानून, ठीक है। ये फिलहाल तब के लिए होता है जब हमें बहुत ज़रूरी होता है और संसद सत्र जो है नहीं होता है, बैठा नहीं होता है। अब लिखा है कि मतलब संसद का जो सदन है वो सत्र में नहीं होता है। तो लिखा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो आर्टिकल नंबर 123, और राज्यपाल को भी ये शक्ति है, इस बताइएगा कौन से आर्टिकल के थ्रू। लिखा राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक मतलब रह सकता है। सपोज कि जैसे आपका जो बिल है ईडी और अभी जो हम देख रहे हैं सीबीआई वाला, तो ये पहले इनका जो कार्यकाल 2-2 साल था, अब उसको क्या है 5 साल कर दिया गया है, मतलब हर साल वो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो 5 साल हो गया। तो ये जो अध्यादेश राष्ट्रपति लाए हैं वो कितने समय के लिए माना जा सकता है, तो गाइस वो तो वो माना जाता है आपका 6 महीने, 6 महीने नहीं, गाइस यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, 6 सप्ताह के लिए माना जाता है, राइट। तो बस यही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की, संघ राज्य क्षेत्र की जो है मुख्यमंत्री की। तो गाइस इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर है सी। चलिए आइए देखते हैं। इसमें लिखा है आर्टिकल नंबर 281 के अनुसार जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, एक हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने किसकी, वित्त आयोग की देख ली। फिर आर्टिकल नंबर 239 क 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी यूनियन टेरिटरी जो होती हैं आपके संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, जैसे कि अभी हम बात करें दिल्ली में एक मुख्यमंत्री है और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है गाइस, वो करते हैं राष्ट्रपति। फिर लिखा है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है, जैसे कि हमारा होता है, ठीक है। और मंत्री जो है आपका, अब देखिए ये समझने वाली बात है कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति 5 साल होने से पहले भी इनको हटा सकता है, चाहे वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी बात करें, चाहे ये जो मंत्री हैं उनकी बात करें। तो 5 साल के पहले, 5 साल का अगर पीरियड है तो उससे पहले भी राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी को भी कभी भी कैसे भी हटा सकता है, हाँ कुछ ऐसा हो जाता है और राष्ट्रपति को लगता है तो वो हटा सकता है। योजना, इसी को हम बोलते हैं पश्चात पर्यंत, मतलब गाइस
कि राष्ट्रपति पे इतनी पावर होती है कि वो हटा सकता है जिसको वो नियुक्त करता है, मतलब ये नहीं कि जिसको नियुक्त करता है, ठीक है, लेकिन कुछ में है, कुछ के लिए है जिसको वो नियुक्त करता है उनको हटा सकता है। फिर लिखा है योजना आयोग, यानी कि अब क्या हो गया है, वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है। अब निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो इसमें लिखा है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि देखिए भारत का जो महान्यायविद होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा भारत का कानून मंत्री होता है, मंत्री नहीं, कानून जैसे होता है ना, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, राइट। तो जो सरकार की तरफ से, समझ लीजिए सरकार की तरफ से केस लड़ता है, ठीक है, तो वो हो गया, तो इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उनके प्रसाद पद तक होता है तो राष्ट्रपति उन्हें निकाल सकता है। वैसे ही आपका कैग, जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसको भी, और जो राज्यों में राज्यपाल यानी कि गवर्नर होते हैं उनको भी। अब इनके आर्टिकल देखिएगा इस कौन कौन से। जो राष्ट्रपति है, आर्टिकल नंबर 76 के तहत महान्यायविद यानी कि इनको, और फिर आर्टिकल नंबर 148 के तहत आपका इनको यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, और फिर आपका है आर्टिकल नंबर 155। तो गए आर्टिकल 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और ये जो है उनको ये प्रसाद पर्यटन तक होते हैं, यानी कि कभी भी निकाल सकता है, लेकिन हाँ कारण होने चाहिए अच्छे। लिखा है निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और क्या है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो कैसे उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता, बाकी प्रधानमंत्री की भी राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल और उप निर्वाचन आयुक्त इन सबकी राष्ट्रपति करता है। मतलब इसमें लिखा है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपाल की उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, आर्टिकल नंबर 66 के तहत के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक निर्वाचक मंडल होता है, उसके सदस्य करते हैं। मतलब संसद है तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से सदस्य आते हैं, वो क्या करते हैं, इनके लिए वोट करते हैं, किनके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, ना कि राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। संविधान और साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो गाइस कौन सा आर्टिकल, 160। मतलब इसने क्या कहा समझते हैं। लिखा है संविधान के अनुसार 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं है गाइस, वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे। देखिए राष्ट्रपति ही, देखिए नहीं, हाँ यहाँ तो खेल किसका चलता है, राज्यपाल का राज्यों में, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति का। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। आपका देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। मैं आ गया पीछे। गाइस इसमें लिखा है आर्टिकल नंबर 164(1) के अनुसार क्या है, राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो जो है राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है। फिर लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति देता है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति को परामर्श की जरूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, 143, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। फिर लिखा है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। तो वैसे इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को जो है स्वीकार करना चाहिए। मतलब ये बाध्यकारी नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट है इन्हें परामर्श दे सकता है, लेकिन अब राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये राष्ट्रपति के ऊपर है। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति करते हैं, ये राष्ट्रपति ही लाते। मतलब जो इसमें भारत के राष्ट्रपति को की जो शक्तियां हैं, शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, बस एक ये सही नहीं, बाकी जो आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास होती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है। मतलब ये बाध्यकारी नहीं है कि वो स्वीकार ही करे। तो गाइस यहाँ पे कुछ भी समझने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो इसमें लिखा है संसद के दोनों सदनों को क्या संदेश भेजना। तो ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो देखिए समझते हैं। और बाकी क्षमादान की शक्ति है, अध्यादेश की भी है, और उच्चतम न्यायालय से परामर्श की भी है। तो गाइस आगे इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है संसद के सदनों को संदेश भेजना आर्टिकल नंबर 86 के तहत राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है। जबकि ये जो है आपका आर्टिकल नंबर 72 क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 122 अध्यादेश, आर्टिकल 400
143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श। तो ये जो है वो शक्ति के रूप में जो है उल्लेख, मतलब ये राष्ट्रपति की शक्ति है, बाकी ये राष्ट्रपति का अधिकार था। ठीक है, दोनों अलग अलग है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। क्या नहीं है गाइस? सर्वोच्च न्यायालय से देखिए क्षमादान की शक्ति, ये क्या अधिकार नहीं है, वह है क्या है? तो इसमें लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार क्या है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता। उसके लिए क्या होती है, एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है गाइस, ठीक है, जिसमें पूरी संसद इन्वॉल्व होती है। तो आर्टिकल नंबर 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब, कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि उस पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रदेश सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित, मतलब वोट जाता है तब, ठीक है। राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। देखिए गाइस क्या कहा है कि कैसे न्यायाधीश को हटाते हैं। सपोज कि न्यायाधीश को हटाना है तो यहाँ पे क्या होगा, संसद के दोनों सदन जो है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें वोट दिया जाएगा। वोट भी आपका बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है, तो वो गाइस क्या है, वो है आपकी है न्यायिक शक्ति है, ठीक है। तो संविधान के आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की जो न्यायिक शक्ति, ये सारी क्या है, क्षमा करने की जो शक्ति है, ये अलग अलग टाइप के हैं गाइस, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपकी न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति की। तो गाइस ये न्यायालय से रिलेटेड है, थोड़ा उनको क्षमा वमा करने की, किसी को दंड दिया है, न्यायालय ने दिया है, लेकिन राष्ट्रपति उसको क्षमा कर रहा है, तो ये न्यायिक शक्ति के तहत ही मानी जाती है। राष्ट्रपति की क्षमा प्राप्त करने, प्रदान करने की जो शक्ति है वो क्या, तो गाइस राष्ट्रपति किस किस तरह से क्षमा देता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, ठीक है, मतलब दंड मिल गया, अब उसको क्षमा करने का काम कर रहा है राष्ट्रपति। तो उसका क्या है, प्रविलंबन, विराम, परिहार करने और दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है किसे, राष्ट्रपति को, जिसमें क्या है, सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल है। देखिए ये इतने अलग से क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये शक्तियां हैं ना ऊपर वाली, वो राष्ट्रपति को भी हैं और वही जो राज्य के गवर्नर हैं उनको भी हैं। लेकिन जो ये वाली है ना, सेना न्यायालय द्वारा अगर किसी को दंड दिया गया है तो इसकी शक्ति, इसको माफ करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है, यहाँ गवर्नर को वो शक्ति नहीं है। तो गाइस ये सारी जो शक्तियां हैं कि जिस तरीके से क्षमा मिलता है वो है। चलिए कहीं इसके बारे में डिटेल में लिखा होगा, हम तब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब लिखा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो वास्तविक और लोकप्रिय, देखिए कौन कौन से अधिकार हैं, तो गाइस वो है 2 और 4, यानी कि औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र के, ठीक है। चलिए समझते हैं थोड़ा, तो इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं। इसमें लिखा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखे, तो गाइस किसको रखता है, चलिए आंसर देखते हैं 1, 3 और 4। तो गाइस इसमें लिखा है, संघ वित्त आयोग की जो वित्त आयोग होता है ना गाइस, फाइनेंस कमीशन होता है, उसकी जो सिफारिशें होती हैं वो उसको क्या करता है, सिफारिशें जो होती हैं पहले राष्ट्रपति के पास आती है, राष्ट्रपति संसद के सदनों के पास रख देता है, मतलब उनके पास से आगे बढ़ता है। फिर दूसरा इसने बोला थर्ड वाला, यानी कि जो आपका कैग होता है उसका जो प्रतिवेदन होता है राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के बाद से जाता है संसद सदन के पास जाता है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो होता है उसका प्रतिवेदन भी पहले राष्ट्रपति के बाद, राष्ट्रपति से आपके संसद के सदन के पास जाता है। अब लोक लेखा समिति का जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति के पास नहीं जाता है गाइस। आइए समझते हैं थोड़ा सा, अगर इसमें लिखा है तो इसमें लिखा है, संघीय वित्त आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो गाइस कौन करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर करी जाती है। तो गाइस जैसे मतलब ये है, सपोज कि ये लोक लेखा समिति, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से आए होते हैं और 7 जो होते हैं वो हमारे राज्यसभा से आए होते हैं। तो इससे मिलकर लोक लेखा समिति बनती है। तो इसमें राष्ट्रपति का हिसाब किताब कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस इनका प्रतिवेदन राष्ट्रपति के पास नहीं जाता है, ये डायरेक्ट क्या होता है, सदन पे आ जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है
इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो करता है, यानी कि स्पीकर करता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? स्पीकर करता है। बाकी जो ऊपर के 3 देखे उसमें कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है संघीय वित्त आयोग की सिफारिशें, कैग के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः कौन कौन से आर्टिकल के तहत गाइस? 281, 151(1) और ये याद रखने की जरूरत नहीं के तहत संसद के पटल पे रखा जाता है। ठीक है, ये मत याद रखिएगा, नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। तो वो क्या करता है कि ये सब अपने जो प्रतिवेदन है किसको देते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है? संसद के पटल पर रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो गाइस क्या है? वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। मतलब क्या होता है? कोई भी बिल यानी कि कोई भी अधिनियम जो है आपका राज्यसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, या लोकसभा में जाता है और राज्यसभा में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना वित्तीय बिल की, तो कैसे सबसे पहले जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं जाता। फर्स्ट टाइम लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, देन राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति इस पे हाँ कर सकता है, ना कर सकता है, लेकिन वापस नहीं भेज सकता कि पुनर्विचार करके वापस भेजो मेरे पास। ठीक है, ये काम जो है वित्तीय बिल पे नहीं होता है, बस ये है। ठीक है, तो ये लिखा है पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता। जैसे साधारण विधेयक में हो सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, सब राष्ट्रपति करता है, लेकिन वित्त बिल को जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो कैसे इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हाँ चलिए, वित्त बिल की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड, इतना याद हो जाए तो ठीक है गाइस, नहीं तो ये कुछ इस तरह से लिखा है 110 1 का और चा। तो वित्त बिल के लिए आप इतना याद रखिएगा 110। ठीक है, तो में किसी भी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल यानी कि धन विधेयक, मनी बिल या धन विधेयक को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ठीक है गाइस, तो 111 के तहत वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, अन्य तीनों को लौटा सकता है। अब लिखा है आर्टिकल नंबर वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में, देखिए हमने कहा था ना कि सबसे ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है, और लोकसभा में प्रस्तुत होने से पहले हम राष्ट्रपति की एक बार सिफारिश ले लेते हैं, वो हाँ बोल देते हैं, तब जाके हम इसे लोकसभा में पेश करते हैं। उसके बाद ये भले ही राज्यसभा में चले जाए, फिर वो वापस से राष्ट्रपति के पास आए। अब यहाँ क्या है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, हाँ या ना कह सकते हैं, बाकी तो आप समझते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का जो है संवैधानिक अधिकार किसको है गाइस? किसको है? राष्ट्रपति को है। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र जो है घोषित कर सकता है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने या उसको विस्तारित करने का अधिकार है, और किसी भी समय जो है राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी भाग को समाप्त भी कर सकता है। मतलब किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित भी कर सकता है और उसे समाप्त भी कर सकता है। राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो क्षेत्र है सपोज इतना बड़ा है, तो वो राज्यपाल से थोड़ी सी बातें करेगा, वो कहेंगे हाँ भैया बढ़ा दो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब ये कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है संसद के लिए जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो गाइस कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट सदस्य, कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रि परिषद में तो सब होते हैं, बट अगर हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ कैबिनेट होते हैं। और मंत्रि परिषद में कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य और क्या होते हैं? राज्य मतलब राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, और स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? कौन से राज्य से थे? तो वो कहाँ से थे गाइस? वो थे बिहार से। तो ये बिहार में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं गाइस। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? कहाँ से थे? ओहो, बिहार में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए वो बिहार से थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें लिखा है 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 2 बार के लिए, मतलब एक बार बने 5 साल के लिए, फिर अगली बार भी फिर वो 5 साल के बने। तो गाइस उस वक्त कौन चल रहा था हिसाब किताब? राजेंद्र प्रसाद का चल रहा था। तो देखिए 1950 से 52, 1950 से 52 से 57 और 57 से क्या बोलते हैं 62, तो ये थे। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि 26 जनवरी 2050
को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने। मतलब देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद क्या है 1950 में ये इनको राष्ट्रपति बना दिया। फिर 52 से लेकर 57 तक, यानी कि ये वाला टाइम पीरियड में क्रमशः प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? गाइस लिस्ट देखिएगा, रट जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रट पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपके 4th नंबर पे थे वीवी गिरी। तो कार्यकाल के अनुसार अगर हम बात करें तो गाइस ये तीन जो है कार्यकाल के अनुसार इनका जो क्रम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार बन गए, फिर आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने, फिर आपके जाकिर हुसैन बने, देन आपके कौन बने? वीवी गिरी बने, ठीक है। तो यानी कि 3rd, 4th, 5th और 6th छठे पे आ गए वो, ठीक है, क्योंकि 3 इनका मान लीजिए, फिर चौथा इनका मान लीजिए, 5वां इनका हो गया, फिर वीवी गिरी आ गए छठे नंबर पे, राइट। वैसे देखा जाए तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे हो गए वीवी गिरी। लिखा है सर्वसम्मति से जो है निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे गाइस? आपके एन संजीव रेड्डी थे। तो सर्वसम्मति से मतलब कि किसी ने भी उनके निर्वाचन में ना नहीं कहा, ठीक है, ऐसा कुछ समझिए। लिखा है आपके एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध, मतलब उनका किसी ने विरोध नहीं किया, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, मतलब किसी ने विरोध ही नहीं किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो इनका कार्यकाल कब का था? 1977 से लेकर 82 तक का था। यहाँ इंदिरा गांधी की सरकार हटती है तब जो है जनता पार्टी की सरकार आती है, तभी की ये कहानी है। अब लिखा भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? गाइस अभी हमने पढ़ा एन संजीव रेड्डी। फिर गाइस यहाँ पे है सूची 1, सूची 2, इसकी बात करते हैं। फरुखुद्दीन, अच्छा इसमें गाइस क्या है, ये राष्ट्रपति हैं और ये कौन से टाइम के लिए थे? तो ये तो खतरनाक क्वेश्चन है गाइस, ये तो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एन संजीव रेड्डी का अभी हमने जैसे पढ़ा 1977 से लेकर 82 तक था, ठीक है। अब वीवी गिरी का हमारा है 1969 से लेकर 1974 का था। गाइस ये यहाँ पे कौन थे प्रधानमंत्री थी? हमारी इंदिरा गांधी। देन इसमें एक हो गया आपका जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 69, ठीक है। और उसके बाद लिखा है फरुखुद्दीन अली अहमद, वो 1974 से लेकर 1977 तक। चलिए रट लीजिएगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन था? यानी कि सपोज कि अभी उपराष्ट्रपति है, अब जब नेक्स्ट राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वो राष्ट्रपति बन गए। तो वैसे वो देखिए यहाँ पे कौन नहीं रहा, मतलब बहुत सारे तो ऐसे थे कि उपराष्ट्रपति थे देन राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति थे राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति थे राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। तो कौन नहीं था? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये सीधे राष्ट्रपति ही बने, ठीक है। बाकी जो है एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे देन राष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन के संग भी यही है, आर वेंकट रमन के साथ भी यही है। फिर लिखा निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो गाइस चलिए समझते हैं क्या है क्वेश्चन। भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में माना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक और शिक्षाविद थे। लेकिन भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? तो गाइस कौन रहा? आपका वीवी गिरी, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि 1969 से लेकर 74 तक थे ये, और ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे, और वे दो बार क्या है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। लेकिन भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो गाइस ये सब जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, और वो कब से कब तक थे? 2002 से लेकर 2007 तक थे। ये हमारे 11वें राष्ट्रपति थे। इन्हीं को हम मिसाइल मैन बोलते थे, क्योंकि इन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के फलस्वरूप भारत क्या है पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइल को विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। मतलब इन्हीं के जब ये हुआ था IGMDP, तो इसी के तहत बहुत सारी मिसाइलें बनी थी, जैसे इसमें लिखा है अग्नि, पृथ्वी आपकी, और भी बहुत सारी थी 4-5, ठीक है। तो इन्हीं के प्रयासों से हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से, तभी इनको क्या बोलता है? मिसाइल मैन बोला जाता है भारत का। तो भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो मतलब न्यायाधीश थे और बाद में राष्ट्रपति बन गए। तो ये है आपके हिदायतुल्लाह, मतलब जस्टिस M हिदायतुल्लाह। कब की बात है गाइस? ये
है तो थोड़े टाइम के लिए ही, यानी कि 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969, कितने दिन हो गए इसे अप्रॉक्स, ये कुछ 26-26 दिन हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये देखते हैं कि ये क्या लिखा है। ये है कार्यवाहक राष्ट्रपति। हमने कहा अगर राष्ट्रपति नहीं होते, सपोज कि किसी वजह से उनका पद खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो उनका काम करेंगे, तब उन्हें कार्यवाहक बोला जाता है। सपोज कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पद पर मतलब काम करेंगे, ये कार्यवाहक हो गए, ठीक है। और फिर वो भी नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का ही। तो गाइस इसी तरह है। तो ये देखिए न्यायाधीश है, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे होंगे, और उसके बाद इनको बुला लिया गया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के। क्या करूं, अभी कैंसिल करूं इसे? तो गाइस तभी ये क्या है, बहुत कम टाइम के लिए थे और ये कार्यवाहक थे, इसी स्टार्ट में ठीक है। जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता तब तक ये काम करेंगे, ऐसा था। लिखा है निम्नलिखित में से कौन। और गाइस ये कहानी बहुत अच्छी है इस टाइम की। इंदिरा गांधी सरकार थी और यहाँ पे खतरनाक कहानी होती है। कभी आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप उसमें हिस्ट्री में पढ़ेंगे नहीं, जैसे हाँ पॉलिटी में ही पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है असंगत है, यानी कि इसमें लिखा है राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये राष्ट्रपति थे, राधा कृष्णन राष्ट्रपति थे, और जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, लेकिन ये क्या थे आपके प्रधानमंत्री थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें लिखा है गाइस श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था, मतलब कौन से नंबर की वो राष्ट्रपति थी। तो वैसे 12th नंबर की। तो इसमें लिखा है कि 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए। 2007 को क्या होता है कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। तथापि कार्यकाल के अनुसार उनका जो क्रम था वो 14वां था, ठीक है। और प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को पराजित किया, मतलब उनके दोनों लोग थे तो ये जीत गए। वे भारत की प्रथम महिला जो है राष्ट्रपति थी। तो ये तो हमारे और आपके देखने वाला टाइम ही था गाइस, हमने भी देखा है, ठीक है। अब लिखा है भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल बन गया। तो गाइस डॉक्टर जाकिर हुसैन बाद में क्या बने, बिहार के राज्यपाल बने। तो लिखा है जाकिर हुसैन का टाइम पीरियड था 1957 से लेकर 1962 तक का था। फिर जाकिर हुसैन 1957 से लेकर 62 तक बिहार के राज्यपाल थे, और 62 से 67 भारत के उपराष्ट्रपति बने। देन 67 से 69 में ही भारत के राष्ट्रपति बन गए, मतलब पहले राज्यपाल थे, फिर उपराष्ट्रपति, देन आपके राष्ट्रपति बने। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे, और जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की क्या है सुनवाई कर रहा था, ठीक है। तो वो थे आपके वीवी गिरी। देखिए यहाँ लिखा है राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप के विवाद में सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश SM सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। यानी कि कौन पहुंचा है गाइस, वीवी गिरी पहुंचे हैं न्यायालय तक, ठीक है। अब लिखा है कि ध्यान कि 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार और नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। तो वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई और वीवी गिरी ही विजयी हुए। गाइस यहाँ पे कहानी हमने कहा ना, ये वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आपकी यहाँ पे कौन थी प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी, ठीक है। तो गाइस ये वाली स्टोरी बहुत ही अच्छी है, थोड़ी कभी आपको पढ़ने को मिले तो 1969 में राष्ट्रपति वाला जो जब चल रहा था हिसाब किताब, तब जरूर पढ़िएगा कहाँ क्या हुआ था। लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो गाइस देखते हैं, जाकिर हुसैन भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो ये तो गलत है गाइस, प्रथम उपराष्ट्रपति कैसे हो सकते जब वो 1969 के आसपास आ रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन नहीं थे, कौन थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। उसी के बाद वो राष्ट्रपति बनते हैं, पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति बनते हैं। 1952 से लेकर 62 तक अपने पद पर रहे, यानी कि उपराष्ट्रपति। और फिर लिखा है जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे जो 1962 से लेकर 67 तक रहे। ये 62 to 67 रहे। अब लिखा है राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था, लिखा है एडविन ल्यूटियंस द्वारा।
तो लिखा है ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था और ये भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। कौन? राष्ट्रपति भवन। तो इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे जो है वायसराय का आवास यानी कि के रूप में जाना जाता है। फिर लिखा है 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। फिर क्या रख दिया गया? 1947 में इसको कहा गया सरकारी आवास यानी कि गवर्नमेंट हाउस। फिर 1958 को क्या होता है? एस राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। पहले अंग्रेज रहते थे गाइस। फिर लिखा है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना गया। मतलब सबसे पहले हमने इसे कहा वॉयसराय का आवास कहा, फिर हमने सरकारी आवास कहा, फिर हमने क्या बोला गाइस इसे? राष्ट्रपति भवन कहा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो दोस्तों देखिए, तो गाइस यहाँ पे होती है वीडियो खत्म। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो गाइस चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग जो कि है उपराष्ट्रपति।